वालेकुम अस्सलाम ज़ैन, बरीरा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और भी जो बच्चे जो है वो हम जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो वो भी बता दें कि भाई आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल ठीक आ रही है आपको। वालेकुम अस्सलाम रमशाद, ज़ैन वालेकुम अस्सलाम। सही, जितने भी बच्चे हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो भी इस बात को पहले मुझे बता दें कि भाई सबको जो है वो आवाज़ सही से आ रही है। ठीक है रमशा, ठीक है, सही है। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अच्छा, लास्ट वीक जो बच्चे हमारे साथ मौजूद थे उनको ये बात पता है कि हमने लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था वो जो है वो हमारा मुकम्मल हो चुका है। सही है, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हमारे हो चुके हैं। अब सेकंड लास्ट क्लास जो हमारे पास लास्ट क्लास हुई थी बल्कि उसके अंदर हमने नया चैप्टर शुरू किया था जो कि है हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड चूँकि हमारा एक जो चैप्टर नंबर 2 है, सही है, इसका हमारे पास एक लेक्चर हो चुका है। आज जो है हमारे पास इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है। अच्छा, अभी चैप्टर 1 है और फिर इससे रिलेटेड जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको फेसबुक या फिर यूट्यूब के ऊपर उसके जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। सही, 4 लेक्चर्स जो हैं वो अप्रोक्स शायद अपलोड हो चुके हैं और जो लास्ट क्लास है हमारी वो भी अभी इस वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो जो जो नए बच्चे आते जा रहे हैं वो भी उन प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी जो है वो देखें और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो उस टॉपिक का नाम बता के आप जो है वो उसके हवाले से क्वेश्चंस भी मुझसे कर सकते हो। ठीक है, तो आखिर में एक सेशन हम रख लिया करेंगे डिस्कशन का, तो उसके अंदर आप इन चीज़ों को डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट में सबसे पहली जो चीज़ हम हर क्लास के अंदर देखते हैं वो ये है कि भाई जो प्रीवियस क्लास हमने ली थी उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी थी, पहले हम उसको रिव्यू करते हैं ताकि जो बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे उनको भी चीज़ें पता चल जाएं ताकि वो भी आज की क्लास में अच्छे से कनेक्ट हो सकें। और फिर उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा ताकि और भी ज़्यादा आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों और उन बच्चों को भी चीज़ें और भी ज़्यादा पता चले जो कि प्रीवियस क्लास में नहीं थे। ठीक है, तो आप चीज़ों को अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो भी हम फिर आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने शुरू में पढ़ी समझी थी वो था भाई इंट्रोडक्शन। के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड कुछ एक जनरल डिस्कशन करी थी जिसमें मैंने आपसे ही पूछा था कि भाई आपके मुताबिक एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है या सॉल्ट क्या होता है, और फिर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि एसिडिक होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बेसिक होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सॉल्टिश होती हैं। तो उन चीज़ों को हमने एक जनरली जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्लाइड थी हमारे पास उसके अंदर कोई टॉपिक तो नहीं था, सिर्फ एक डिस्कशन सी थी। फिर इसके बाद जब हमने नेक्स्ट स्लाइड थी हमारी, सही, तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हमने अपना पहला टॉपिक जो है वो शुरू किया था। अब पहला जो टॉपिक था हमारे पास ये था कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ एसिड। बेसिकली हमने एसिड बेस और सॉल्ट तीनों के कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस को लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ यूजेस को डिस्कस किया था जिसमें हम अगर जल्दी से एक थ्रू आउट पढ़ते हैं तो एसिड हैव सोर टेस्ट, यानी कि जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सौर होता है। और सौर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, खट्टा, जैसे कि नींबू हो गया या विनेगर हो गया। ठीक है, तो इनके जो जायके होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एक तो हमने टेस्ट के हवाले से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करी थी। फिर इसके बाद हमने दूसरी क्या पढ़ी थी कि भाई एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट। सही है, कि भाई इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सही है, कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो अगर हम एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी में कुछ मिकदार एसिड की डाल दें और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो हम ये बोलेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट।
यानी कि अगर एक्वा सॉल्यूशन यानी कि अगर पानी में एसिड डाल दिया तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद हमने दूसरी, इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी, वो थी हमारे पास ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। यानी कि हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी लिटमस पेपर के हवाले से। लिटमस पेपर जो कि एक इंडिकेटर होता है, जो कि हमें ये बताता है कि भाई जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या से जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। किस तरीके से? बाय चेंजिंग ऑफ इट्स कलर, सही, अपने कलर को चेंज करके। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम लिटमस पेपर को डाल देते हैं और वो रेड कलर का हो जाता है, तो ये हमें बताता है कि भाई वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर वो ब्लू कलर का हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि वो बेसिक है। So by changing of its color, litmus paper indicates us what the solution's characteristic is. Is it acidic or is it basic? ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो है एक ये वाली बात आ गई। फिर इसके बाद आखिर में सही, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। इससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल भी आपसे शेयर करी थी कि जिसमें मैंने एसिड यानी कि HCl लिया था और उसको मैंने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया था और पूरी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए आपको बताया था कि कैसे जब HCl एक एसिड जिंक एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने में वो एक हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है। यानी कि अगर आपने किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर आपने कोई एसिड को डाल दिया तो वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें से आपको जो फ्यूम्स निकलते हुए नजर आएंगे वो हाइड्रोजन गैस के होंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ किया जाता है तो मिलने वाला जो हमारे पास जो गैस हमें जो मिलती है रिजल्ट में, वो हमारे पास क्या होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास। अच्छा, फिर इसके बाद यूजेस। अब यूजेस में अगर हम आए, सही, तो यूजेस जो है सही, आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, सही, जिसको आप एसिड, क्या नाम है, जो कि एसिड्स हैं और उनको आप यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने शुरू में एक एग्जांपल दिया आपको विनेगर की। विनेगर जो कि एक डाइल्यूटेड एसिडिक एसिड होता है, यानी कि इसको अगर केमिकल नेम आप इसका आप पूछें तो वो एक एसिडिक एसिड है। ठीक है, तो ये हम एक यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की सूरत में। आपने देखा होगा कि जो सैलेड वगैरह होती है उसमें हम विनेगर ऐड करते हैं, सही। दूसरी, फिर सल्फ्यूरिक एसिड इज वाइडली यूज इन बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से हमने चीज़ सुनी थी कि भाई जो बैटरीज हमारे पास होती हैं उसके अंदर जो एसिड यूज़ किया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड के हवाले से भी मैंने आपको बात बताई थी कि सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी मुल्क में जो है वो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एंटिटी समझा जाता है कि भाई अगर सल्फ्यूरिक एसिड किसी मुल्क में ज़्यादा प्रिपेयर हो रहा है, ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है, इसका मतलब है कि वो एक क्या नाम है, जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है, सही, क्योंकि उस हर इंडस्ट्री के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी मुल्क ज़्यादा प्रिपेयर करता है तो ये माना जाता है कि भाई उसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं, और चूँकि उसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं तो इसका मतलब उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो हमें मुल्क की इकॉनमी भी बताती है। फिर इसके बाद नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, डाइज, फर्टिलाइजर एंड पेंट। सही, एक्सप्लोजिव्स हो गए, डाइज यानी कि वो चीज़ें जिससे हम कलर्स को चेंज करते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि खाद जैसे यूरिया वगैरह, सही, और पेंट्स, इसके अंदर जो है वो इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये कुछ यूजेस हैं सही एसिड के, जो कि हम नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर जो है वो देखते हैं, सही, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड मैं अभी आपसे क्वेश्चन भी करूँगा, सही। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, सही, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस के हवाले से, कि बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या क्या होती हैं। तो अब आप बेस की अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो बेस हैव कैरेक्टरिस्टिक बिटर टेस्ट, यानी कि बेस जो है इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर का मतलब है कड़वा, सही, कड़वा टेस्ट। तो अब आप अगर देखें तो बहुत सारी आपने चीज़ें ऐसी टेस्ट करी होंगी, सही, जिनका जो टेस्ट है, सही, वो बिटर होता है। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल्स के अंदर बात करें, सही है, तो जो करेले होते हैं, सही है, तो उसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है भाई, बिटर होता है।
और मैंने बताया था कि भाई जब दवाइयाँ हम खाते हैं तो उसमें बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनका टेस्ट कैसा होता है भाई, बिटर होता है। ठीक है, तो जो टेस्ट ऑफ सही है, टेस्ट ऑफ बेस है वो कैसा होगा, बिटर होगा। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टेस्ट बिटर है तो वो ये शो करती है कि उसका बेसिक नेचर है। अगर सोर होगा तो एसिडिक नेचर माना जाएगा। सही। फिर इसके बाद बेस आर सोपी टू टच, यानी कि स्लिपरी टू टच, मैंने इसको कहा था, सोपी स्लिपरी। तो जिस तरीके से सोप होता है जब उसको आप टच करते हो तो एक स्लिपरी टच आता है आपके हाथ पे। सही। इसी तरीके से जितनी भी बेसिस होती हैं, सही, उनको अगर आप टच करोगे तो आपको जो है वो कैसा क्या नाम है, महसूस होगा कि भाई ये स्लिपरी टू टच है। तो बेसिस आर स्लिपरी टू टच। फिर इसके बाद बेस चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू। तो मैंने अभी ये पॉइंट आपको एस्टेरिक के अंदर ही बताया था कि अगर लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड हो जाता है तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और अगर ब्लू हो जाता है तो हमारा जो सॉल्यूशन है, सही, वो क्या है, बेसिक है। तो द कलर ऑफ द लिटमस पेपर इंडिकेट्स, सही, आइदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज ऑफ इट्स कलर। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है, लास्ट, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। इसका रिएक्शन भी मैंने आपको करके बताया था कि भाई कि जब भी बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमेशा दो चीजें फॉर्म करती हैं, एक है सॉल्ट और दूसरा है वाटर। सही। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, ये जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये आप एसिड की कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक। तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक दूसरे की सेम है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें यूजेस की, तो यहां पे हमारे पास क्या भाई, बेसिस आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड टूथपेस्ट। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट है जो कि हम अपने दिन के स्टार्ट में ही यूज करते हैं, सोप हो गया या फिर टूथपेस्ट हो गया, तो इनकी प्रोडक्शन के अंदर भी बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद इट इज लार्जली यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बेसिस का इस्तेमाल क्या नाम है, किया जाता है। और फिर इट इज यूज इन द डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरा, डिटर्जेंट की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूटीन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, और ये इनके जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे बेस का जो इस्तेमाल है वो हो रहा होता है। ठीक है। तो ये वो यूजेस आ गए हमारे पास। ठीक है। तो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस हो गए, बेस की कैरेक्टरिस्टिक और यूजेस हो गए। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है भाई, सॉल्ट। तो सॉल्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और इसके क्या यूजेज हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट के अंदर अगर हम देखें तो दे आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर। सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सॉल्ट जो कि हम मेजरली घर में यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट NaCl, तो अगर हम उसको जो है वो पानी में डालें तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो उस पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। अब इसका रीजन मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो रीजन यहाँ पे लगता है, जो कि आपने अपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, और वो क्या था, लाइक डिजॉल्व लाइक। सही। तो जो जैसा है वो वैसे को डिजॉल्व करता है। यानी कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर हैज अ नेचर पोलर, पोलर नेचर है वाटर का। और अगर हम सॉल्ट्स को देखें तो सॉल्ट्स का नेचर भी पोलर होता है। पोलर का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि चार्ज्ड हो, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो। सही। तो यहां पे हमारे पास अगर हम NaCl को देख लें एग्जांपल में, तो Na पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl नेगेटिवली चार्ज होता है, और वाटर के अंदर H पॉजिटिवली चार्ज होता है और OH नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, अभी मैं इस क्वेश्चंस को आखिर में जो है ना इंडल्ज करूंगा, अभी तो सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ ना मैं फारूक। ठीक है। मैं क्वेश्चन देखता जा रहा हूँ साथ साथ में, तो उसको जो है वो आखिर में एक साथ ही। ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि जो मैं बात कर रहा था किस हवाले से, हाँ,
तो भाई नेचर जो होता है हमारे पास, नेचर जो है वो वाटर का भी पोलर होता है और जो सॉल्ट है उसका भी पोलर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो दोनों का जो पोलर नेचर होगा, सही है, तो उसको अगर हम जब वो मिक्स करते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, सही है, आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, सही। तो इसलिए जो कोई भी सॉल्ट है, सही, वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। अच्छा, दे कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, दे कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे सॉल्ट जो है, सही, उसका अगर हम वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्ट का अगर हम वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई दे कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी भाई, पास हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, कि आयनिक बॉन्डिंग एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर हम एग्जांपल वही NaCl की लें तो Na और Cl के दरमियान में आयोनिक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो क्या नाम है NH ये जो सॉल्ट्स होते हैं इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है क्योंकि वो स्ट्रांग होती है, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अच्छा, फिर इसके बाद सॉल्ट यूजली हैव हार्ड एंड ब्रिटल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट, तो उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है कि भाई वो हार्ड होते हैं, एक तो हार्ड होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। यानी कि सीम्स टू बी हार्ड, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, सीम्स टू बी हार्ड, सही है, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, सही, जैसे शीशा होता है ना, ठीक है, तो वो हार्ड तो होता है लेकिन अगर उस पर थोड़ी फोर्स उसको कंप्रेस किया जाए या फिर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो वो शैटर्ड हो जाता है बिल्कुल ही, सही है। तो उनका नेचर क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सॉल्ट होते हैं हमारे पास, इनका भी नेचर ब्रिटल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं यूजेस पे। तो सॉल्ट के जो यूजेस, नंबर 1 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्योंकि घरों में यूज़ हो रहा होता है, सही, इट इज़ यूज इन कुकिंग फूड, सही, खाना पकाने के अंदर हम यूज़ करते हैं इसको, सही, डोमेस्टिकली। फिर इसके बाद सही, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, सही, सोप की जो क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग है, सही, उसके अंदर एक तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा बेसिस भी यूज़ होती हैं और दूसरा यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट भी यूज़ होता है। फिर इसके बाद it is used as a raw material for making a large number of useful chemicals in industries such as sodium hydroxide, sodium carbonate और baking soda। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो भी एक हमारे पास मेजर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी है, क्योंकि ये जो है हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने के अंदर, इंडस्ट्रियल केमिकल कंपाउंड बनाने में यूज़ होते हैं, सही है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र है, सही है, सोडियम कार्बोनेट का जिक्र है, इसी तरीके से बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो जीशान है, सही, जीशान पूछ रहे हैं कि भाई सर सोप में स्मेल कैसे आते हैं। अच्छा, सोप में स्मेल जो है, ठीक है, उसको हम अलग से ऐड करते हैं, ठीक है। जो सोप के जो जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो सोप का, तो उसके अंदर जो आपको स्मेल्स आ रहे होते हैं वो अलग से ऐड किए जाते हैं, परफ्यूम्स जो हैं वो अलग से ऐड किए जाते हैं, अपना डिज़ायर्ड जो भी स्मेल आपने देनी है, सही है, उसके हिसाब से उसके अंदर परफ्यूम्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्मेल आपको आती है सोप में से वो सोप की नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो आपने अलग से परफ्यूम्स ऐड किए हैं वो उनकी होती हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे जीशान बेटा आपके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास जो हमने टॉपिक पढ़ा था इसके अंदर और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास, वो था हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, सही, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे हाँ, जो अब ये जो सीरीज़ हमारी शुरू हुई थी, अब यही सीरीज़ आज हमारी कंटिन्यू भी होगी। तो कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास जो है वो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है आर्हीनियस, सही, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी और तीसरा है लुईस। अब जिसके अंदर हमने जो आर्हीनियस है और ब्रॉन्स्टेड लॉरी है ये पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था, और फिर आखिरी में क्योंकि लुईस भी मुझे उसी क्लास में पढ़ाना था लेकिन टाइम क्योंकि कम था इसलिए मैंने लुईस स्टार्ट नहीं किया था, सही। तो इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से ताकि जो आज का जो टॉपिक है वो भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई आर्हीनियस का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये था, अच्छा पहले मैं बता दूं कि इन तीनों ने किया क्या था। इन तीनों ने एसिड और बेस को डिफाइन किया था, इसकी डेफिनेशन, इसके लॉज दिए थे कि भाई ये चीज़ें अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हो तो वो एसिड मानी जाएंगी, और ये चीज़ें अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर हो तो वो बेस माना जाएगा। तो मैंने बता दिया कि भाई तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं, आर्हीनियस की हो जाए या लॉरी ब्रॉन्स्टेड की हो जाए या फिर लुईस की हो जाए, तो तीनों सही हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि भाई तीनों ने एसिड बेस और सॉल्ट को, सॉरी एसिड और बेस को, सॉल्ट नहीं है, एसिड और बेस को जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के जरिए क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो बस इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, लेकिन तीनों ही सही हैं। तीनों ने जो प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करी हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो था हमारे पास आर्हीनियस, तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई एसिड आर दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को पानी में डाल दें, सही, वाटर में डिसॉल्व करा दें, और वाटर में जाने के बाद अगर वो हमें H पॉजिटिव आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है, तो वो एसिड माना जाएगा। तो एसिड की एक ये पहचान बताई हमें किसने, आर्हीनियस ने। तो बेस की क्या पहचान बताई, बेस की पहचान बताई कि भाई बेस आर दो सब्सटेंस दैट गिव्स OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो बेस वो सब्सटेंस माने जाएंगे कि जो वाटर में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन दें। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ कि एसिड की पहचान H पॉजिटिव से जब वो वाटर में डिसॉल्व हो, और बेस की पहचान OH नेगेटिव से जब वो वाटर में डिसॉल्व हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे एसिड और बेस को जो है आर्हीनियस ने डिस्क्राइब किया। अब अगर हम आर्हीनियस के डिस्क्राइब करदा जो एसिड और बेसिस हैं, इसको अगर हम देखें तो ये जो आर्हीनियस है, आर्हीनियस के वो एसिड होंगे, आर्हीनियस के एसिड वो एसिड होंगे कि जिनके अंदर H का होना जरूरी है, क्योंकि H होगा तभी H पॉजिटिव रिलीज होगा पानी में जाके। ठीक है, तो अगर हम देखें HCl में H था, HNO3 में H था, से CH3COOH इसमें भी H है, इसके बाद HCN में भी H है। सही, तो अगर आप इनके तमाम एसिड्स को देखें तो यहाँ पे वो तमाम एसिड्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर H होता है। सही, तो आर्हीनियस के एसिड वो एसिड हैं जिनके अंदर H होना लाजमी है। अगर H नहीं होगा तो पानी में जाके वो H पॉजिटिव को रिलीज भी नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, बरीर आसिफ पूछ रही है कि भाई एसिड्स आर कोरोसिव, मीन्स ये जिस लिहाज को गला देते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है, उसको जो वो कोरोसिव का मतलब ये होता है कि उसको गला देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि भाई बेस के लिए क्या था कि भाई बेस के लिए था कि भाई OH नेगेटिव आयन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप अगर तमाम बेसिस को देखें तो तमाम बेसिस के अंदर आपको OH लाजमी नजर आएगा, जैसे NaOH, KOH, NH4OH और CaOH2। तो इसी तरीके से जितने भी हैं, सही है, तो जिनके अंदर OH होगा वो सारे के सारे बेसिस जो हैं वो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगे, लेकिन जिनमें OH नहीं है वो सारी बेसिस जो हैं वो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएंगे, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको लिमिटेशन के अंदर भी डिस्कस करवाई थी। सही, वो क्या था कि भाई एसिडिक में कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसका फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर रखता है, लेकिन उसके अंदर H नहीं है। सही है, उसके अंदर H नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर रखने के बाद भी सही आर्हीनियस के नजदीक एसिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पानी में जाके H पॉजिटिव नहीं दे सकता। सही, H पॉजिटिव नहीं दे सकता क्योंकि उसके अंदर H ही नहीं है। और दूसरा, बेसिस में अगर हम आते हैं तो NH3 यानी कि अमोनिया, ये एक बेस है, इसका बेसिक नेचर होता है। सही, लेकिन ये पानी में जाने के बाद सही OH नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? सही, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो है भाई अमोनिया यानी कि NH3 के अंदर OH नहीं होता। ठीक है, तो NH3 बेसिक नेचर रखने के बाद भी हम उसको आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक बेस नहीं बोल सकते। सही है, क्योंकि आर्हीनियस के मुताबिक OH का होना जरूरी है। तो यहां तक ये बात क्लियर हुई थी हमारे पास। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ये था हमारे पास
ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अच्छा, मुंतहा ने कोई क्वेश्चन पूछा है सर, लेकिन जब हम लेमन को वाटर में डालते हैं तो H भी होता है और OH नेगेटिव भी होता है तो वो एसिड है या बेस? अच्छा ठीक है, देखिए लेमन बोले लेमन अगर मैं डालता हूँ सही है वाटर के अंदर, सही है, तो उसमें H पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। आपको कैसे पता है कि उसके अंदर H पॉजिटिव भी होता है? ठीक है भाई, वो नज़र तो नहीं आते ना, तो वो तो आप जब उसके अंदर देखोगे, अब उससे आपको देखना होगा भाई लेमन का जो फार्मूला है वो क्या है, उसके अंदर H पॉजिटिव है या फिर नहीं है। अगर H पॉजिटिव होगा तो वो आर्हेनियस के मुताबिक जो है वो एसिड माना जाएगा। अगर उसके फार्मूले में H पॉजिटिव नहीं है तो फिर आर्हेनियस के मुताबिक वो एसिड भी नहीं है, ठीक है। तो आर्हेनियस के लिए क्या है कि भाई उसमें H पॉजिटिव का होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, सही है। अच्छा हाँ, ये जीशान ने एक अच्छा सवाल पूछा है। जीशान पूछ रहा है कि सर ऐसे तो CH3COOH जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, ये वाला CH3COOH ये रहा, ठीक है। ये था एसिडिक एसिड। सही है, एसिडिक एसिड में हमारे पास जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना वो यही होती है कि सर इसके अंदर तो OH है और ये एसिड है, सही है, ऐसा कैसे? तो भाई यहाँ पे इसको हमने एसिड्स में रखा हुआ ही इसलिए है क्योंकि जब ये वाटर में डिज़ोल्व होता है ना, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ये पूरा जो OH है ये अलग नहीं होता, बल्कि इसमें से सिर्फ H अलग होता है। तो जब भी हम इनके रिएक्शंस भी लिखते हैं, और आपकी बुक के अंदर भी इसका रिएक्शन हैगा, सही, जब भी हम इसके रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ H पॉजिटिव यहाँ से सेपरेट होता है, सही। तो चूंकि ये सिर्फ H पॉजिटिव को सेपरेट करता है, इस वजह से ये एसिड है। अगर यहाँ पे क्या होता है कि इसका नेचर ऐसा होता कि ये H पॉजिटिव के बजाय पूरा का पूरा OH ही निकाल दे, पूरा का पूरा क्या निकाल दे, OH ही निकाल दे, तो फिर ये बेस माना जाता। तो फिर हम इसको यहाँ पे नहीं, इसको हम फिर कहाँ पे लिख रहे होते, बेस के अंदर लिख रहे होते, सही। तो डिस्पाइट ऑफ इट के इट कंटेन OH, लेकिन ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद पूरा OH नहीं निकालता, सही, सिर्फ उसमें से क्या निकालता है, H पॉजिटिव निकालता है। सो बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक एसिड, इसको हमने एसिड की कैटेगरी में रखा हुआ है, बेस की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा। ये वाली बात क्लियर हुई जीशान आपके? है भाई जीशान, क्लियर है बात तुम्हारे? सही है, गुड। अच्छा, अब आते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी पे। सही, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जो थ्योरी है, सही है, इसने हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि भाई एसिड की जो स्टेटमेंट है वो ये थी कि भाई एसिड उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है, सही, बिहेव एज एन एसिड व्हेन इट डोनेट प्रोटॉन। सही, जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्रोटॉन को क्या करे, डोनेट करे। किसको डोनेट करे? बेस को डोनेट करे, सही है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई केमिस्ट्री में जब भी हम प्रोटॉन का जिक्र करते हैं तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, H पॉजिटिव। इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था कि भाई जब जो हाइड्रोजन है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, सही है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, सही है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब बचा ही क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो अब सिर्फ क्या बचा, एक प्रोटॉन। तो वो जो हाइड्रोजन है, सही है, जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो फिर एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई H पॉजिटिव हमेशा प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एसिड, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी के अंदर उस सब्सटेंस को कहा जाएगा कि जो प्रोटॉन को डोनेट करे और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, सही है, वो हमारे पास क्या माना जाएगा, सही है, वो माना जाएगा बेस, सही। तो डोनर ऑफ प्रोटॉन इज एसिड और जो गेनर है, सही है, जो एक्सेप्टर है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है बात यहाँ पे? सही। तो H पॉजिटिव जो दे रहा है वो एसिड और जो H पॉजिटिव ले रहा है वो बेस। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, कबीर कभी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वाई आर्हेनियस, ऊपर चढ़ गया, चले बाद में अभी लिखेंगे तो मैं देख लूंगा। अच्छा, तो यहां तक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई? अच्छा, लास्ट जिन्होंने टॉपिक अटेंड किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है, सही, इस ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी के अंदर,
सही है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि भाई जो एसिड है वो तो H पॉजिटिव दे देता है और जो बेस है वो H पॉजिटिव को गेन कर लेता है। अब गेन करने के बाद जो हमारे पास बेस है, गेन करने के बाद वो क्या कहलाता है? सही है, बेस जो है वो जब प्रोटॉन को गेन कर लेता है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? ये एक क्वेश्चन है आपसे। सही, मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि जब बेस प्रोटॉन को गेन कर लेता है तो फिर उस बेस को हम क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? जो लास्ट क्लास में जिसने जो है वो क्लास दी है उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जब कोई भी बेस नहीं, डोनर नहीं, डोनर तो ऐसे, वेरी गुड कुंशा, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। तो हमारे पास क्या है कि जब भी कोई बेस प्रोटॉन को क्या कर लेता है? सही है, प्रोटॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, तो फिर वो बेस क्या बन जाता है? कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाता है। और जो एसिड है वो डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेटेड, सही, कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। सही, तो यहां पे हमारे पास जो है वो चीजें क्या हो जाती हैं? हमारे पास शफल हो जाती हैं। तो बेस जो है वो कॉन्जुगेटेड एसिड और जो एसिड है वो कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है। तो यहाँ तक जो है जो कॉन्सेप्ट थे, सही, वो हमारे पास जो है वो सारे कवर अप हो गए जो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सही है। कॉन्जुगेट का मैंने मतलब बताया था। कॉन्जुगेट का जो मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी चीज का पेयर हो, सही, किसी चीज का पेयर हो। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो क्या नाम है, जो बेस है जब वो प्रोटॉन को गेन कर लेता है, सही है, तो उससे जो बनने वाला हमारे पास सब्सटेंस होगा उसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड कह देंगे, एसिड। सही है। और जो एसिड है जब वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा तो उससे बनने वाला जो सब्सटेंस है उसको हम कॉन्जुगेटेड बेस कह देंगे। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा था वो सारे हमने जो है वो कवर अप कर लिए। अब जल्दी से जो है वो अब एक दफ़ा मैं आपसे जो है वो क्वेश्चन आंसर करूँगा। सही है, तो रेडी रहिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, और जिसका पहला जवाब आया वो विनर। ठीक है, और फिर उसके बाद, सही, उसके बाद फिर हम जो है ठीक है, स्प्रिट एसिड, सिर्फ क्या लिखा है ये? चलिए मैं क्वेश्चन आंसर के बाद में जवाब देता हूँ। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। सही है, और फिर उसके बाद जो है फिर आपका जो नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि आर्हीनियस, सही है, आर्हीनियस के मुताबिक कोई भी सब्सटेंस जो है, सही, एसिड जो है वो वाटर में जाके क्या चीज़ देता है? आर्हीनियस के मुताबिक एसिड जो है वो वाटर में जाके क्या चीज़ देता है? सही है, एच, वेरी गुड जीशान, सही है, मुंतहा वेरी गुड, कबीर वेरी गुड, अयान, रमशा वेरी गुड। ठीक है, तो सभी का सही आंसर है और आंसर है हमारे पास H पॉजिटिव। सो आर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक कोई भी सब्सटेंस जिसको अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कराएं तो वो हमें H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, ओके। अब नंबर 2 पे आते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस आर प्रोटॉन क्या है? बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर। बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर। हसन अली वेरी गुड, एक्सेप्टर बरीदा, मुंतहा, ईजान, कबीर वेरी गुड। सही, तो बेसिस जो है हमारे पास ये क्या होती हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। सही है, ठीक है। When proton is accepted by a base, then it becomes dash, बताएं। सही, when proton is accepted by a base, then it becomes conjugated acid. Very good हसन अली, सही, conjugated acid। तो जो बेस है वो क्या हो जाएगा? conjugated acid हो जाएगा। सही है, तो इसका जवाब है conjugated acid। ठीक है, अच्छा भाई नंबर 4। अच्छा, टेस्ट ऑफ एसिड आर,
टेस्ट ऑफ एसिड आर क्या होता है भाई? टेस्ट ऑफ एसिड आर सोर। हसन अली वेरी गुड, मुंतहा वेरी गुड, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है अभी कि द टेस्ट ऑफ एसिड आर सोर। ठीक है, अच्छा, बेस आर डैश टू टच, बेस आर डैश टू टच, सोपी, वेरी गुड, सोपी भी इसमें हो सकता है और स्लिपरी भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस आर सोपी टू टच, सही, सोपी टू टच, सही, तो सही, अच्छे आंसर दिए आप लोगों ने, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ आंसर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? सोपी टू टच। ठीक है, तो सही, माशाल्लाह से अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, यानी कि इसका मतलब है कि जो भी मैंने रिव्यू कराया है उसमें आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हम जो है वो अब अपना जो आज का नया टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो पहले हम जो है वो SLOs देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हमें अभी और करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें भाई, पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमने कर लिया और अभी उसको हमने रिवाइज भी कर लिया है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट 3 है जैसे मैंने बताया आपको, सही है। तो इसमें से हमने 2 जो हैं वो कर लिए हैं, एक हमारे पास जो है वो अभी रहता है, सही है। तो एक जो है वो अभी हम डायरेक्टली अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे। फिर इसके बाद आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, यानी कि एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिक सी डेफिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन को समझना होगा और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझना होगा। फिर इसके बाद और आज पूरी कोशिश करनी है कि हमारे पास जो वो पीएच एंड पीओएच से रिलेटेड भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हो जाएं। फिर अब इंशाल्लाह फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली उसके अंदर हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ बफर, सही। तो ये 2 टॉपिक्स उसके अंदर कवर करके इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीक क्लास होगी उसमें ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सही। तो छोटा सा चैप्टर है, सही, आसान सा चैप्टर है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, याद करनी है चीज़ों को, ठीक है। तो अब हम जो है वो शुरू करते हैं आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, ओके, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब देखें लुईस थ्योरी जो है ये हमारे पास सीक्वेंस में आखिर में आती है, यानी कि पहले तो आर्हीनियस आई। अब सबके कॉन्सेप्ट आपको जहन में होने चाहिए। आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि भाई वाटर में जाने के बाद अगर H पॉजिटिव मिल रहा है तो ठीक है, H पॉजिटिव बेटा ये जो है वो 10 यानी कि मैट्रिक क्लास है, ठीक है। तो अच्छा वो ईजान बोल रहा है 8 क्लास है ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्लास अभी जो है ना वो मैट्रिक की चल रही है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले आर्हीनियस आया, आर्हीनियस ने एसिड का कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में जाके H पॉजिटिव दे, सही, वो हमारे पास एसिड है। अगर OH नेगेटिव दे तो वो हमारे पास क्या है, बेस है। फिर जब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी आया तो उसने प्रोटॉन के हवाले से समझाया कि भाई अगर कोई भी चीज़ प्रोटॉन को डोनेट कर रही है, दे रही है, तो वो एसिड है, और अगर प्रोटॉन जो है वो गेन कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वो बेस है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्या नाम है, लुईस का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, ये दिया गया था 1923 के अंदर। तो इसने जो है वो एसिड और जो बेस है उसके हवाले से समझाया। पहले एसिड को हम देख लेते हैं। तो एसिड के हवाले से जिसकी स्टेटमेंट है वो क्या है भाई, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सही। यानी कि यहाँ पे अब जो हमने डेफिनेशन पढ़नी है वो हमें इलेक्ट्रॉन के पेयर के हवाले से पढ़नी है। तो इसने कहा कि भाई एसिड आर दो सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट, यानी कि एसिड आर द एक्सेप्टर, एसिड आर द एक्सेप्टर ऑफ व्हाट, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं, सही, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं, सही, जो कि क्या होंगे, सही, जो कि हमारे पास
इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एसिड है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बेसिस। बेसिस क्या होगा? अब चूंकि हमने पिछली दो के अंदर यही चीज देखी है, तो अब बेसिस हमारे पास क्या हो जाएंगे कि बेसिस हमारे पास वो सब्सटेंसेस हो जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। सही है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेस आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सही है। तो अगर कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले तो वो हमारे पास क्या होंगे? सही, एसिड होंगे। और कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, सही, वो हमारे पास क्या माने जाएंगे? वो हमारे पास बेस माने जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अबू भाई क्या नाम है, फारूक पूछ रहे हैं लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कब होगा? भाई ये वाला जो लेक्चर है ये आने वाले कमिंग वीक्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। इससे पहले 4 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अभी शायद एक लेक्चर जो हमारा रह गया वो इंशाल्लाह जो है वो इस वीक के अंदर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा, सही, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि जो पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके पक्के हो जाएं फिर। ठीक है। अच्छा, तो एसिड आर द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सही, एंड बेसिस आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है। तो जहां पे हमने आर्हीनियस जो है, आर्हीनियस में जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, सही, वो किस हवाले से थी? वो थी कि भाई जो चीज H पॉजिटिव दे वो एसिड, और जो OH नेगेटिव दे वाटर सॉल्यूशन के अंदर, सही, वो हमारे पास क्या होंगी? बेस। अब जब हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी पढ़ा तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अंदर, सही, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अंदर जो है हमारे पास ये बात हमने समझी कि भाई अगर कोई भी चीज, सही, अगर कोई भी चीज जो है क्या नाम है, प्रोटॉन डोनेट कर रही है तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर कोई भी चीज प्रोटॉन को गेन कर रही है तो वो बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो किसके हिसाब से है? वो है इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई तीनों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एसिड और बेस को डिफाइन किया है। सही, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, सही, तो वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो डोनेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी हम इसका जो है वो क्या नाम है, रिएक्शन भी देखेंगे तो और अच्छे तरीके से हमारे पास ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से जो बेस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और किस तरीके से जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ओके। अच्छा, तो सही। अब मुंतहा ये बोलने के भाई सर H2O का बताइएगा बेटा, क्या बताना है H2O का? H2O का क्या चीज बतानी है? अच्छा, सही है। तो ये तो हम इसके अंदर ही सीख लेंगे कि मुंतहा ये पूछ रही हैं कि सर H2O यानी कि जो वाटर है ये बेस किस तरीके से? ठीक है। तो अगर मुंतहा अगर आप ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की जो हमने एग्जाम्पल करी हुई है ना, अब वो के अंदर भी है, वो हमने यहाँ पे भी करी थी। ठीक है। उसके अंदर हम देखें तो वाटर का ये नेचर होता है कि वो H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी कि H पॉजिटिव को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। अब H पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन को अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या मानी जाएगी? वो बेस हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के मुताबिक प्रोटॉन का एक्सेप्टर बेस है। तो वाटर जो है यानी कि H2O वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव बना लेता है। सही, H2O जब H को गेन करेगा तो क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव। सही, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि वो इस तरीके से वो बेस माना जाएगा। सही, इस तरीके से वो क्या माना जाएगा बेटा? बेस माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। ठीक है। अब यहां पे भी, सही, यहां पे भी आप उसी तरीके का एक जो रिएक्शन है वो आप देखेंगी, और इसके अंदर ये समझेंगी कि वाटर जो है, वाटर H2O वो लुईस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी क्या है? बेस ही है। क्योंकि लुईस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रही है, डोनेट कर रही है, तो वो क्या है हमारे पास? वो बेस है।
तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर जो है ना, वाटर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब वाटर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये लुईस के मुताबिक भी क्या हो जाएगा, लुईस के मुताबिक भी ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा। सही है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आप देखें, आपको समझ में आएगी चीज। ठीक है, अब फॉर सपोज हम ये सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास मौजूद है ये एक H पॉजिटिव। सही, क्या मौजूद है हमारे पास, ये एक H पॉजिटिव मौजूद है, H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब ये H पॉजिटिव सर कहाँ से आया? अब भाई ये H पॉजिटिव किसी कंपाउंड से निकला होगा, जैसे कि भाई HCl है। अब उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो हमने जो सिर्फ ये देखना है कि भाई H पॉजिटिव जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा। सही है, और जो क्या नाम है वाटर है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहां से हमें इसका एसिडिक और बेसिक नेचर पता चलेगा। सही है, तो इसको गौर से देखिएगा। तो ये H पॉजिटिव है, ये किसी भी कंपाउंड से निकल के हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पे देखें किसका स्ट्रक्चर, भाई वाटर का स्ट्रक्चर। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। सही है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। अब वाटर जो है ये है ग्रुप 6 का मेंबर है। सही, वाटर बोल रहा हूं भाई, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन जो है सही ये हमारे पास ग्रुप 6 का मेंबर है। सही है, तो इसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितने हमारे पास जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में मौजूद होते हैं। तो अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो क्या है कि भाई वाटर के जो आखिरी शेल है, वाटर का जो आखिरी शेल है उसमें चूंकि हमारे पास कितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, बड़ी बात सिर्फ भाई 4 के होंगे भाई, 6 होंगे ना, क्योंकि ग्रुप नंबर 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 इस तरीके से हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने तो दो दो की पेयरिंग करी हुई है और लोन पेयर बनाया हुआ है। यहाँ पे ये एक पेयर में आ गया, ये एक पेयर में आ गया। सही है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में आ जाते हैं तो फिर वो बॉन्डिंग में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चूंकि इन्होंने लोन पेयर बना लिया है। सही, हाँ कबीर मैंने देख लिया कबीर, अभी ये बस एग्जाम्पल खत्म हो जाए उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इन्होंने चूंकि लोन पेयर बना लिया है। सही है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। सही है, अब बचे कितने भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने पेयरिंग नहीं की हुई होती। सही है, तो ये अनपेयर्ड होते हैं। सही है, ये अनपेयर्ड होते हैं तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें होता क्या है भाई, वाटर के अंदर होता ये है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, सही, ये हमारे पास जुड़ा हुआ होता है एक हाइड्रोजन के साथ, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जुड़ा हुआ होता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये जो ऑक्सीजन है इसकी एक वैलेंसी, सही है, एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ है और दूसरी वैलेंसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ है, और ये जो 2 लोन पेयर्स हैं ये ऐसे ही मौजूद है हमारे पास। सही, तो यहाँ पे ये लोन पेयर्स आ गए। अब ये है हमारे पास H पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का नेचर हमने पिछली 2 एग्जांपल्स के अंदर भी समझ रखा है कि वाटर जो है वो H पॉजिटिव को गेन करना पसंद करता है, यानी कि वो H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो H पॉजिटिव है, सही, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने H पॉजिटिव की फॉर्मेशन भी आपको समझाई है कि H पॉजिटिव फॉर्म किस तरीके से होता है कि जब उसमें से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए, अब हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, अब अगर वो भी निकल जाए, सही है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ना कि ये जो हाइड्रोजन है, सही, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस में शो कराया हुआ है। सही, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे बॉन्डिंग करी हुई है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का ये क्रॉस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो कराया हुआ है, तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके इन्होंने यहाँ पे बॉन्डिंग करी हुई है। तो बॉन्डिंग उस वक्त होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इस H पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब यहाँ पे ये बॉन्डिंग किस तरीके से करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, वो आपस में मिलेंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी। सही है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हाइड्रोजन के पास तो
इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास तो एक जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, इसी की वजह से तो इसके पास ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब ये बेचारा जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच होना चाहेगा तो ये किस तरीके से अटैच होगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो H पॉजिटिव है ये जब इस वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा कि अपना ये जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये बोलेगा भाई ये मेरा पूरा का पूरा आप इलेक्ट्रॉन पेयर आप ले लें, सही, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए आप जो है वो क्या कर लें, बॉन्डिंग कर लें। तो इसके अंदर हमारे पास बोथ साइडेड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी बल्कि वन साइडेड शेयरिंग होगी, बोथ साइडेड शेयरिंग नहीं हो रही बल्कि वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, सही। अब वन साइडेड शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो O है और जो H है इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये 9th क्लास के अंदर आपने समझा हुआ है कि भाई अगर वन साइडेड शेयरिंग हो और बॉन्ड फॉर्म हो तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग होती है। वेरी गुड कुंशा, सही, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, सही, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइडेड शेयरिंग है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है सही, इस हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइडेड शेयरिंग है। लेकिन अब ये जो पेयर है सही, ये पूरा का पूरा पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पे वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। अब वन साइडेड शेयरिंग जब भी होती है सही, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस H पॉजिटिव आयन इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सही। तो यहां पे हमारे पास अगर मैं इसको लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा कि भाई ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, तो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, ये बात आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी है। तो यहाँ पे भी सिंगल शॉर्ट लाइन आ जाएगी, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो एरो से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, सही। तो वो एरो से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, और इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। अब उसके अंदर चूंकि H पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, सही है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर रहा है, सही है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो बाय दिस एग्जांपल वी कैन सी कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है। सो दैट मीन्स कि ये जो है ये बेसिक नेचर रखता है और ये हमारे पास जो है ये एसिडिक नेचर, यानी कि H पॉजिटिव जो है ये एसिडिक नेचर रखता है अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपने ये देख लिया कि वाटर किस तरीके से अपने दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सही है वो शेयर करके यहाँ पे हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एक H3O आयन यानी कि मॉलिक्यूलर आयन बना लेते हैं, सही। अच्छा, तो यहां तक समझ में आ गया। और जो बीच में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा क्योंकि एग्जाम्पल चल रही है तो उसके अंदर मैं जवाब नहीं दे रहा होता, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। तो अब जो है वो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। साथ निदामी पूछ रहे हैं कि भाई लुईस का कॉन्सेप्ट सर बुक में भी, जाहिर सी बात है बुक में है तभी तो पढ़ रहे, तब डिटेल में, अगर बुक में नहीं होता तो डिटेल में थोड़ी पढ़ते हैं, सही है, बुक में हैगा, ठीक है। अच्छा अब बरीरावासी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। बरीरावासी बोल रही है कि सर इन तीनों में से ट्रू कौन है, यानी कि सही कौन है, सही। तो बरीरावासी मैंने शुरू क्लास से आपको क्या बताया कि तीनों कॉन्सेप्ट सही हैं, तीनों कॉन्सेप्ट सही हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि तीनों ने एसिड और बेस को अलग अलग प्रॉपर्टी के जरिए समझाया है। आर्हेनियस ने अलग प्रॉपर्टी, लॉरी ब्रॉन्सेस ने अलग प्रॉपर्टी, और जो हमारा ये लुईस है इसने
अलग प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है। तो तीनों सही है, लेकिन तीनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि तीनों ने कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज से समझाया है, सही है। तो इस वजह से जो वो तीनों सही माने जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी वासिफ का क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कोई? अच्छा, जब कबीर का सवाल है सर, D2O एसिडिक है या बेसिक है? सही है। अच्छा, D2O का मतलब है कि आपने यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका आपने सेकेंड आइसोटोप यूज किया हुआ है, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। अगर वो है तो हाइड्रोजन ही ना, तो वो जो है हमारे पास, अगर आप लुईस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बात करें तो वो भी हमारे पास बेसिक माना जाएगा, सही है। अब उसमें आप प्रोटियम यूज कर लें या ड्यूटियम यूज कर लें, नेचर तो वही रहेगा ना हमारे पास, सेम ही रहेगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? कबीर? अच्छा, कबीर के क्लियर हो गया। अच्छा, और कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से? अच्छा, इस इक्वेशन से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। है भाई? ओके हो गया भाई, ठीक है, सही है। तो इजान की भी समझ में आ गया है, साथ निज़ामी, भैया वासिफ, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जल्दी से, अच्छा अब इसकी, ठीक है, लिमिटेशन। अब आपने देखा होगा पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने ये बात देखी कि हमने जो है वो आखिर में कुछ लिमिटेशन समझी, सही। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि भाई तीनों ही सही है ना। जब तीनों सही हैं, ठीक है, तो लेकिन क्या है कि तीनों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया हुआ, तो इसका मतलब है कि तीनों की कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी कि इस लिमिट तक ये सही रहेगी, इस लिमिट तक ये सही रहेगी, इस लिमिट तक ये सही रहेगी, सही। तो जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, अभी आज की क्लास में भी जिक्र किया था कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सही। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक हमारे पास एसिडिक नेचर रखता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर H नहीं है, सही है, तो वो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से क्या है, आर्हीनियस के लिमिट से क्या है, आउट है, सही। तो वहां तक जो है वो लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस लग जाती है, सही। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास कि भाई इसके अंदर लिखा है, इट कुड नॉट एक्सप्लिसिट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की जो एनर्जी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है, या फिर कोई भी एनर्जी का जो भी हमारे पास रिलेशन है, सही, वो इस टॉपिक के अंदर हमें नहीं मिलता। यानी कि आपने पूरे लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अंदर आपने सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस हवाले से समझी, सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन के पेयर, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, सही, उसका गेन और उसके लॉस के हवाले से आपने जो है वो समझी। इसके अंदर कहीं पे भी आपने जो है वो एनर्जी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो लुईस है, सही है, इसमें लिमिट ये है कि भाई यहाँ पे जो रिलीज ऑफ एनर्जी है इससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। यानी कि जब बॉन्ड बनता है, जब बॉन्ड टूटता है, तो उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, तो इससे रिलेटेड हमें कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं मिलता, सही। फिर दूसरा है, इट कुड नॉट क्लेरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, सही। अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से भी हमें कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती। हमने सिर्फ ये देखना है इसके अंदर कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, इसके हवाले से हमें लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर इसके बाद जो हमारी तीसरा है, लास्ट, सही, वो ये है, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, सही, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सही है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं, तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये जो सारी हमारी डिस्कशन हुई थी कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब इसने इसके साथ शेयर किया तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि भाई इसके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और सॉरी ये जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मैंने आपको नेचर बताई, डिस्कस करी आपके साथ, सही है, और ये आपके बुक में एक्सप्लेनेशन के अंदर भी है। लेकिन लुईस की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इसका कुछ भी जिक्र नहीं है, सही। तो लुईस के कॉन्सेप्ट में इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। एक मिनट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किस तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सही है, उसका भी हमें जो है वो लुईस के कॉन्सेप्ट के अंदर पता नहीं चलता, सही है। तो ना तो रिलीज ऑफ एनर्जी के हवाले से हमें कुछ पता चलता है, ना ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से हमें कोई पता चलता है, और ना ही उन एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं यानी कि जो बॉन्डिंग्स हैं उसके हवाले से भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं मिलती। तो ये हमारे पास तीन जो है वो लिमिटेशंस हैं, सही है, जो कि लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लिमिटेशंस हैं ये भी क्या हो गई भाई, मुकम्मल हो गई, सही है। तो यहाँ पे जो लुईस कॉन्सेप्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके हो तो जल्दी से, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, और फिर इसके बाद जो है वो हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे जल्दी से। ओके भाई, बरीरा वासिफ ने बोला है कि भाई उसको सारा समझ में आ गया है, सही है, ओके। आगे और बच्चे भाई जिनको समझ में आ गया वो ओके लिख दें, सही है, और जिनको कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है, जल्दी से, शाबाश। कबीर के भी समझ में आ गया है, जीशान के भी समझ में आ गया है, बाकी और बच्चे कहाँ हैं भाई, सैयद अनफास कोई भी नहीं लिख रहा, कुछ भी नहीं लिख रहा भाई, फारूक के भी आ गया है, मुंतहा के भी आ गया है, ठीक है। अनफास वैसे तो लिखता है लेकिन आज कुछ लिख नहीं रहा, आज की नाराज़ है अनफास है, और आयान, ईज़ान, ठीक है, आप लोग भी बताएं भी आप लोगों की समझ में आ गया है, ठीक है, आयान के समझ में आ गया है। मुझे लग रहा है अनफास जो है वो सो गया है, मोबाइल लगा के वो सो गया है वो, है, अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है आज का जी जो लुईस का कॉन्सेप्ट था ये मुकम्मल हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो शुरू करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। और ठीक है, फारूक बोले हैं सर आप ज़बरदस्त समझाते हो, थैंक यू। और फारूक बेटा आप ज़बरदस्त समझते भी हो, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, सही है। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है इसका मतलब आप अच्छे पढ़ने वाले भी हो, है, ठीक है। अच्छा, तो जितने भी बच्चे हैं ना सारे माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन बच्चे, मेरी क्लास जो है ना ये मैट्रिक की बहुत बेहतरीन क्लास है, और जो आप आंसर देते हो समझते हो ना चीज़ें बहुत अच्छे, मुझे बड़ी खुशी होती है, सही है। इसी वजह से जो मैं स्लाइड्स वगैरह भी रेडी करता हूँ ना बड़े दिल से, और जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव चीज़ें इसके अंदर डाल सकता हूँ सारी चीज़ें ना वो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहें, इंशाल्लाह जो है वो अच्छा रिज़ल्ट भी आपका आपके नसीब में होगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट, ठीक है, बस यार बस रुलाओगे क्या फारूक, हैं, बोले सर आपकी मेहनत को सलाम है ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा, तो अब देखें भाई जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है पहले इसको हम समझ लेते हैं, और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं भाई, डेफिनेशन क्या होता है। अब देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, सही है, ये हमने प्रीवियस जो अभी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ना, या फिर आज जो रिव्यू भी किए हैं उसके अंदर हमने समझ लिया है, उसके अंदर हमने ये चीज़ समझी हुई है, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, और वो चीज़ ये है कि a neutralization reaction take place by the reaction of acid and base in aqueous solution producing salt and water, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप इसको थोड़ा समझें कि भाई when acid react with base it form salt and water। अब ये चीज़ आप मुझे बताओ कि अभी हमने जो है ना कौन से टॉपिक के अंदर अभी जब हम रिव्यू कर रहे थे तो उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो कौन बच्चा है जो मुझे बताएगा कि इस चीज़ को कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक ऐसा जो है वो रिव्यू किया है जिसके अंदर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। किसी बच्चे को याद है ये कि कहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था? सही, फारूक बोले H2O। भाई टॉपिक का नाम बताओ ना, टॉपिक का नाम मैं बताऊं फिर आपको। टॉपिक का नाम था कैरेक्टर, वेरी गुड, खदीजा ने बता दिया, ठीक है, वेरी गुड, सही है। लुईस में नहीं था, सही। जो अभी मैंने टॉपिक रिव्यू कराया ना उसमें तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, वेरी गुड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने समझी है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस का जो लास्ट पॉइंट था, वो यही था
कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ना, कि ऐसा रिएक्शन कि जिसके अंदर कोई एसिड जो है वो बेस के साथ क्या करता हो, रिएक्ट करता हो, सही है, वो बेस के साथ क्या करता हो, रिएक्ट करता हो, और उसके नतीजे में हमें दो चीजें मिलती हो, सही, सॉल्ट मिलता हो और वाटर मिलता हो, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को, सही, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। तो हसन अली ने मेरे साथ ये रिएक्शन भी जो है वो शेयर किया है, और यही रिएक्शन मैं भी समझाऊंगा भी, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये इस रिएक्शन के अंदर भी जो हमारे पास NaOH है और जो HCl है, ये एसिड और बेस है, और इसके नतीजे में हमें NaCl और वाटर मिल रहा है, सही है। तो इस रिएक्शन को अभी हम एग्जाम्पल के अंदर भी ले लेते हैं। वेरी गुड हसन। तो इसमें हम समझते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास जो सॉल्ट एंड वाटर है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो अगर हम जर्नलाइज जो रिएक्शन है अगर वो लिखते हैं तो वो ये है कि भाई हमारे पास कोई भी एसिड हो, तो अगर हम उसे बेस के साथ, सही है, बेस के साथ क्या करें भाई, रिएक्ट करवाएं, तो इसके नतीजे में हमें दो चीज़ें मिलनी है, एक है सॉल्ट और दूसरा है वाटर, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे एसिड, तो एसिड में हम क्या ले ले भाई, एसिड में हम ले लेते हैं यहाँ पे HCl, और बेस, बेस में हम क्या ले लें भाई, बेस में हम ले लेते हैं NaOH, सही है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस जो है वो क्या है, NaOH है, ठीक है। हसन अली भी, ठीक है, जैसे ही ये कवर हो जाए फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो NaCl और NaOH, ठीक है, HCl और NaOH। अब इन दोनों को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सही, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, सही है, कि भाई हमारे पास जो एसिड है, सही है, ये हमें देगा H पॉजिटिव, और जो Cl है, सही है, ये हमें क्या देगा, सही है, Cl नेगेटिव, सही है, यानी कि H पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव मिल जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि NaOH जो है ये एक बेस है, तो बेस हमें देता है OH नेगेटिव और Na हो जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही है, यानी कि अपोजिटिवली आयंस ऑफ बोथ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ईच अदर, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अपोजिटली, सही है, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव के साथ जब आपस में मिलेगा तो बेटा क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, सही। और इसी तरीके से जब हमारे पास इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ मिलेगा तो H जब OH के साथ मिलेगा तो दो H और एक O मिलके क्या बना लेंगे बेटा, H2O बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो NaCl जो है ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है सॉल्ट, और H2O जो है ये हमारे पास क्या है, वाटर, ठीक है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है, सही, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही, कि क्योंकि इसके अंदर एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके हो गया, ठीक है सर, आपने, अच्छा सही है, वेरी गुड, सही है। अच्छा तो अब जो कौन सवाल पूछा था भाई, सही, कौन सवाल पूछा था वो जल्दी से सवाल पूछ ले। नहीं, फिर उसमें नहीं होगा, ठीक है, उसमें नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वही लेंगे हम जिसके अंदर H पॉजिटिव होगा, तभी वो OH के साथ मिलके वाटर फॉर्म करेगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, सही है। तो बस अब अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जो है वो मूव करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वाटर आयोनाइजेशन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये अगर आप बुक में देखें तो आपको पीएच और पीओएच के अंदर ही ये टॉपिक जो है वो मिलेगा, लेकिन मैंने इसकी जो है वो अलग से स्लाइड बनाई है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ आप समझोगे वो आपको पीएच से रिलेटेड एक शॉर्ट डेरिवेशन में काम आएगी,
ठीक है। और वहाँ पे फिर हम जो है ना इसमें जो चीज़ हम समझेंगे ना वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसलिए जो है ना ये टॉपिक समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा फिर आज का जो है वो लास्ट टॉपिक होगा, और फिर पीएच जो है वो कम्प्लीटली फिर हम नेक्स्ट साइट के अंदर, नेक्स्ट जो हमारी वीक की जो क्लास होगी उसके अंदर हम उसको इंडल्ज कर देंगे। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई वाटर आयोनाइजेशन। अब वाटर आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जब वाटर यानी कि H2O आयोनाइज होता है, सही है, यानी कि अपने आयंस में ब्रेक होता है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सही है, आयंस में ब्रेक होना, सही है। जैसे कोई भी हमारे पास न्यूट्रल एटम है, सही, जैसे फॉर सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है भाई AB, तो AB अगर हमारे पास क्या हो कि इसके अंदर A जो है ये पॉजिटिवली चार्ज अलग हो जाए और जो B है ये नेगेटिवली चार्ज जो है वो अलग हो जाए, सही। तो अगर हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, गुड, नाइस वर्ड, सही। तो अगर हमारे पास कोई भी किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, सही है, और उसके अंदर जो पॉजिटिवली पार्ट जो है वो अलग हो जाए और नेगेटिवली पार्ट जो है वो अलग हो जाए, सही, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, आयोनाइजेशन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है भाई वाटर आयोनाइजेशन। तो वाटर आयोनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जब वाटर, सही, जब वाटर हमारे पास क्या हो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए, जब वाटर हमारे पास अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए तो फिर वो कहलाता है हमारे पास वाटर आयोनाइजेशन, सही। तो अब इसके हम पहले ब्रेक डाउन देख लेते हैं कि भाई कि वाटर जो है वो किस तरीके से अपने आयंस ब्रेक डाउन होता है, सही। तो पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो the water is neutral liquid, सही, which possess equal number of H positive and hydroxide आइन, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये बात हमें पता है कि भाई जो वाटर है, वाटर, सही है, ये हमारे पास एक न्यूट्रल लिक्विड है, सही है। ये इसका जो क्या नाम है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, सही, वो क्या है भाई, ये एक न्यूट्रल लिक्विड है, सही। न्यूट्रल लिक्विड क्योंकि इसकी अगर आप पीएच स्केल, जो कि अब हम आगे डिस्कस भी करेंगे, सही है, तो पीएच स्केल के ऊपर इसकी जो रीडिंग आती है वो बिल्कुल 7 पे आती है, सही। तो जो 7 है, सही, वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, सही। अब जो इससे नीचे वाली होती हैं वो सारी एसिडिक होती हैं, इससे ऊपर वाली सारी बेसिक होती हैं। तो जो बीच में हमारे पास आता है 7, वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर जो है ये एक न्यूट्रल लिक्विड है, सही। क्यों, अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वाटर के अंदर, सही, वाटर के अंदर जो है हमारे पास जो इसकी ब्रेकडाउन है उसको अगर आप समझें तो वाटर जब अपने आयंस में ब्रेक होता है यानी कि H2O, तो क्या होता है कि इसमें जो है H पॉजिटिव ये हमारे पास अलग हो जाता है, सही है, और OH नेगेटिव आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन ये अलग हो जाता है, सही। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो है वो अलग हो जाता है और जो हमारे पास OH नेगेटिव आयन है, सही, ये हमारे पास क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, सही, एक वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें से हमारे पास जो H पॉजिटिव आयन है वो कितने मिल रहे हैं, हमें 1 मिल रहा है, सही, और OH नेगेटिव आयन भी कितने मिल रहे हैं, हमें 1 मिल रहा है। तो अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो उससे हमें H पॉजिटिव भी 2 मिलेंगे और OH नेगेटिव भी 2 ही मिलेंगे। और अगर हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं तो H पॉजिटिव भी 3 मिलेंगे और OH नेगेटिव भी 3 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ क्या नाम है वाटर मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करोगे, आपको हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो आयंस हैं, सही है, वो उसकी सेम तादाद मिलेगी, सही है, उसकी सेम तादाद मिलेगी जब वो ब्रेक डाउन होंगे ना। तो अब चूंकि सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव जो कि एसिडिक नेचर रखता है और जो OH नेगेटिव जो कि बेसिक नेचर रखता है, चूंकि दोनों की तादाद सेम होंगी तो एसिडिक और बेसिक जब दोनों की तादाद सेम होंगी तो फिर सॉल्यूशन हमारे पास क्या माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा, सही है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन दोनों की तादाद सेम होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है वो क्या माना जाएगा, न्यूट्रल माना जाएगा, सही है। तो मैं इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ मुंतहा बेटा, सही है। तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई जो वाटर है वो एक न्यूट्रल लिक्विड है। तो न्यूट्रल लिक्विड की एक वजह मैंने आपको क्या बताई कि इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, सही, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7 होती है, सही है।
एक तो ये वजह है कि भाई ये इसको हम न्यूट्रल, सही, इसको हम जो है वो न्यूट्रल लिक्विड कहें, सही। और दूसरी वजह ये होती है कि हमारे पास जब भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, सही, जब भी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो हमें इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलते हैं। अब H पॉजिटिव हमें कहाँ से मिलता है? एसिड से, तो ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक रखता है। और OH नेगेटिव आयन हमें कहाँ से मिलता है? बेस से मिलता है, सही, तो ये बेसिक नेचर रखता है। अब अगर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की अगर तादाद सेम हो तो फिर जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट यानी कि H पॉजिटिव और बेसिक कंपोनेंट यानी कि OH नेगेटिव दोनों की तादाद सेम है, सही। तो इस वजह से जो ओवरऑल हमारे पास सॉल्यूशन है, सही, वो क्या हो जाएगा? ओवरऑल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, सही, यानी कि वो न्यूट्रल माना जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? सही है। तो यहाँ पे आपको वाटर का ब्रेकडाउन बताया गया और वाटर का जो ब्रेकडाउन है उससे आपको ये समझाया गया कि कैसे ये एक न्यूट्रल होता है, बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस एंड OH नेगेटिव आइंस। ठीक है बेटा, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? ठीक है। वाटर को हम क्यों कंसिडर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट? सही है, क्योंकि प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई वी कंसिडर इट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए जरूरी है ना कि उसमें से करंट का पास होना, क्योंकि प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसका इसी वजह से हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को? ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, ये इसका एक पार्ट मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, सही, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द वाटर इज गिवन बाय। अब ये उन बच्चों के लिए H पॉइंट है जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर पढ़ रखा है, सही है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है वो इस चीज़ को अभी थोड़ा सा समझें, ठीक है। और जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, सही है, उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा, सही। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास सामने जो एक रिएक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाता हूँ यानी कि Kc एक्सप्रेशन बनाता हूँ, सही, तो वो क्या होगा? तो भाई बच्चों को याद है कि Kc एक्सप्रेशन जो है वो बराबर होता है किसके? क्या नाम है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Kc इज इक्वल्स टू, सही, Kc इज इक्वल्स टू ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में आता है हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है भाई? प्रोडक्ट है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सही, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन, सही। और OH नेगेटिव को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा कंसंट्रेशन को तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर OH नेगेटिव आयन। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम कंसंट्रेशन के लिए लगाते हैं और ऊपर चूंकि प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिख दिया और नीचे जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट आता है। तो रिएक्टेंट हमारे पास चूंकि H2O है, सही है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H2O आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास रिएक्शन हमने लिखा है, सही है, इसका इन्होंने बोला कि भाई अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सप्रेशन अगर बनाते हैं, सही, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? Kc इज इक्वल्स टू, ऊपर आता है हमारे पास प्रोडक्ट, सही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई और नीचे आता है हमारे पास रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, सही। As we know that the ionization of water is very small, so the concentration is approximately unchanged यानी कि constant। तो अब यहाँ पे इस चीज को आपने समझना है कि हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास होता क्या है कि भाई हमारे पास ये जो क्या नाम है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है और जो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव यानी कि जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है, ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे पास क्या होती है? अनचेंज्ड होती है, यानी कि ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है, सही, कांस्टेंट होती है। तो यहां पे हमारे पास अगर हम H पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव, इन दोनों आयंस, सही, इन दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन है, अब चूंकि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगी,
तो फिर इन दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, सही है, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे इन दोनों की सही कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना भाई, ये इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, सही, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा KW, सही है, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है, आयनिक कंसंट्रेशन। सही, आयनिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, KW, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 1 एक्सपोनेंट माइनस 14। सही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की जो आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, सही, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सही है, और यहाँ पे हमारे पास जो KW है, मुंतहा ये पूछें सर KW क्या है, तो KW जो है ये इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, W का मतलब है वाटर, सही है, तो इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, सही, ये हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि भाई ये क्या होती है, हमारे पास अनचेंज्ड होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये कभी भी तब्दील नहीं होगी। सही है, तो यहाँ पे वेयर KW इज आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों आयंस का क्या है, प्रोडक्ट है, तो आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, सही है, ऑफ वाटर, एंड इट्स वैल्यू इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, मोल DM क्यूब के ऊपर होल पावर स्क्वायर आ जाएगी। सही, इसका रीजन क्या है होल पावर स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो जो है हमारे पास क्या नाम है, दो चीजों की कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना, तो एक चीज की जो कंसंट्रेशन होती है उसका यूनिट होता है हमारे पास क्या, मोल पर DM क्यूब, यानी कि मोल इंटू DM की पावर -3। अब चूंकि यहाँ पे दो हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो चीज हमें इसके अंदर याद रखनी है, जहन में रखनी है, वो क्या है कि भाई हमारे पास जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि दोनों आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है भाई, से क्या नाम है, अनचेंज्ड होता है, कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 होती है। सही है, और उसका यूनिट। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। सही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू इन डेरिवेशन। सही है, इन क्या नाम है, जो कि हम pH और POH के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। सही है, तो इन द फर्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सही है, कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर किस तरीके से होती है, वाटर अपने आयंस में किस तरीके से ब्रेक होता है। इन द सेकंड पार्ट वी आर गोइंग वी मेक a Kc एक्सप्रेशन, सही, फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने Kc एक्सप्रेशन बनाया, और इन द सेकंड पार्ट हमने ये बात डिस्कस करी कि भाई जो हमारे पास आयोनिक कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की, चूंकि वो दोनों की हमारे पास क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इनकी आयोनिक कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको हमने KW से रिप्रेजेंट किया है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सही, 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो है वो तो आप क्या नाम है, आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट, वैसे बुक के अंदर मैं बताऊं तो बुक के अंदर डायरेक्ट है, वरना अगर हमें इसकी रियल वैल्यूज यानी कंसंट्रेशन की रियल वैल्यूज दी जाए तो फिर हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो हमने क्या नाम है, जो इसकी बुक के अंदर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये क्या पहले से कैलकुलेट हुई भी है, और ये आपकी बुक में पहले से मौजूद है। ठीक है बेटा, तो सही है। अब इसके अलावा अब इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन कि भाई सर ये आयोनाइजेशन किस तरीके से हुई, या फिर सर ये Kc एक्सप्रेशन किस तरीके से बना, ठीक है, या फिर सर ये KW क्या होता है, तो इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, ताकि फिर आज का हम टास्क देख के अपनी क्लास को वाइंड अप करें। नो, सही है भाई, इतना बड़ा नो। ठीक है, ओके। इसके अलावा भाई कभी ने तो बोलते भाई कोई क्वेश्चन नहीं है, और भी कोई बच्चा, सब बच्चे बता दे भाई ये कोई क्वेश्चन है भाई। खुरम नहीं बता दे भाई, खुरम बोले सही समझ में आ गया है, याद है, सही है, ओके। और हसन ने तो बोल दिया भाई ओके की रिपोर्ट है भाई, रिपोर्ट आके ले जाए भाई, आगा खान लेबॉर्ट्री से मिल जाएगी आपको। ठीक है, अच्छा, और भी कोई बच्चा, ठीक है, सब बच्चे बता दें भाई कि सर चीज़ समझ में आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, खदीजा नज़ीर ने भी बता दिया। ठीक है, सही है। ठीक है, तो सब बच्चों को जो है वो ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक है अपना वाटर आयनाइजेशन तक जो है वो अपना जो टॉपिक है उसको मुकम्मल कर रहे हैं। और अब जो है हम जल्दी से देख लेते हैं कि टास्क क्या है। सही है, तो अब ये PHP से रिलेटेड इंशाल्लाह जो है ना ये नेक्स्ट उसमें होगा। बरीरा वासिफ नहीं बोल दिया भाई, ओके ठीक है। तो अभी टाइम ख़त्म हो गया, वरना क्विज़ भी मैंने आज सोचा था कि क्विज़ देता। ठीक है, अच्छा टास्क। ठीक है, टास्क देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने आज कवर अप कर ली हैं। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी सी तैयारी आप कर लीजिएगा, इसके लिमिटेशंस भी याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकते हैं। और वाटर आयनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन का जो टॉपिक है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास में हमने कवर अप कर लिया। ठीक है हसन, टाइम कम है वरना मैं क्विज़ लाजमी लेता। सही है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट के अंदर हम इसको प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे क्या है भाई, कॉन्सेप्ट बल्कि कॉन्सेप्ट तो होगा ना, दो दो बार क्यों लिखा हुआ है भाई। सही है, तो अब बस हमारे पास क्या है कि भाई आपने MCQs की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे MCQs का एक क्विज़ भी लेंगे। सही है, ताकि और चीज़ें जो है वो हमारे क्लियर हो। ठीक है, तो आज की क्लास हो गई हमारी वाइंड अप। और बच्चे बता दें भाई आज की क्लास में अच्छा समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। सही, क्योंकि आप बता दिया करें ताकि अगर कोई भी चीज़ ऐसी हुआ करे ना तो उसको हम सही कर लेंगे और ज़्यादा और अच्छी इंटरेक्टिव क्लास जो है ना आपके लिए प्लान करेंगे। ठीक है, बस तैयारी जो है वो अपनी करते रहें अच्छे से। ठीक है, हसन बोल रहा है 5 स्टार रेटिंग, वेरी गुड। सही है, बरीरा वासिफ, थैंक यू बरीरा वासिफ। सही है, खुर्रम, ओके खुर्रम, वेरी गुड। सही है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको समझ में आया सारा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बस अब हम क्लास को जो है वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक जो है वो आपसे मुलाकात होगी। तो बस पढ़ते रहें और अल्लाह हाफिज़।